तो आपको एक्सप्लेनेशन कुछ अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो फेल हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये फेल होते हैं। तो में लाइट नहीं हुआ करती थी, अगरबत्ती की रोशनी से पढ़ते थे भाई हम तो। हमारी तो रोशनी आंखों की इसी चक्कर में खराब हो गई। देखोगे बोला मैम ये धक्का मार रहा है। अरे मैम मैंने नहीं मारा। अरे प्रेयर में लगने वाला धक्का, अरे ट्रेन में जाने वाला धक्का। तो आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एक नई जर्नी, एक एकदम फ्रेश जर्नी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको। ऑल्दो मैं जानता हूं आप सभी भी इस चीज को जानते होंगे कि यह चैप्टर हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम सभी का मानना यह है कि अगर स्टार्टिंग से हो, शुरुआत एकदम बेसिक स्टार्टिंग से हो, तो एकदम मजा आ जाता है और पूरे सब्जेक्ट की एकदम खुशबू है। और वही खुशबू अब से पूरी साल भर आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? कोशिश नहीं, आपको खुशबू आनी चाहिए। आपको खुशबू आनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, आपको खुशबू आनी चाहिए हर एक टॉपिक के अंदर जो आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आप पढ़ेंगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि मैं जान लगा दूंगा, लेकिन आपको खुशबू दिला करके रहूंगा इस सब्जेक्ट की, ठीक है ना? तो बात करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो वर्ड है, जो कि है साइंस। चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, मेरे हिसाब से हर टीचर आपको सबसे पहले एक वर्ड जरूर बताएगा जो कि है साइंस, ठीक है ना? देखिए साइंस का मतलब क्या? साइंस का मतलब बात करें, हमने बोला हिंदी में सुना है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई? ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में क्या रिलेशन है? मैंने कहा भाई सन रिवॉल्व्स या फिर प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? ये हमारा ज्ञान है। इस चीज को हम जानते हैं कि जो प्लेनेट्स हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं इस चीज की कंप्लीट स्टडी कर देना, इस चीज को लॉज के फॉर्म में, थ्योरीज के फॉर्म में, हमारी बुक्स में उनके सारे रूल्स को लिख देना। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करना, एक सिस्टमैटिक स्टडी करना। किसी भी चीज का जो सिस्टमैटिक ज्ञान है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर सुनो, मैंने कहा ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, तो क्या बोलोगे? ज्ञान का मतलब है कि हमें क्या चीज पता है, वो हमारा ज्ञान है। लेकिन विज्ञान का मतलब क्या? वो चीज हो कैसे रही है, वो विज्ञान है। उस चीज का कंप्लीट बायोडेटा होना, उस चीज की कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना, वो हमारा विज्ञान है। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पानी जा रहा है, ठीक है ना? ये हम जानते हैं भाई। हमने कहा कि एक झरने से नीचे पानी आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा ज्ञान है, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं। लेकिन विज्ञान क्या? व्हाट इज साइंस? ये सिस्टमैटिक नॉलेज कि पानी ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। एंड दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी इन दीज अपकमिंग ईयर्स, ठीक है ना? तो देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं साइंस क्या है, बहुत बेसिक सी चीज, हम दिमाग नहीं लगाएंगे इसके अंदर, है ना? बताओ साइंस क्या है? साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एवरी phenomena happening in this universe। बात समझ में आ गई आपको? स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, ठीक है ना? बात तो समझ जाओगे ना। कोई भी नेचुरल फेनोमेना, कोई भी फेनोमेना अगर इस दुनिया में हो रहा है, अगर इस ब्रह्मांड में हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका पूरा पैटर्न अगर सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर हमारे सामने है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? ये साइंस है। अगर हम साइंस को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करें, तो हमने कह दिया भाई ऑल्दो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि साइंस की ये दो ब्रांचेस मेन है, लेट्स से हमने कहा भाई एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी जो ब्रांच है वो है हमारी फिजिकल साइंस। क्या? फिजिकल साइंस, ठीक है ना? चलिए भाई, एक साइंस को हमने दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी है फिजिकल साइंस। अब इस फिजिकल साइंस को भी हमने फर्दर दो ब्रांचेस में क्लासिफाई कर दिया, जो कि है हमारी केमिस्ट्री और दूसरी वाली हमारी फिजिक्स। बहुत अच्छी बात। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स कहाँ है? मैथमेटिक्स भी आएगा। लेकिन हमने कहा भाई साइंस को हमने फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस उसको फर्दर डिवाइड किया। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में तो देखिए हम इनमें क्या क्या पढ़ते हैं भाई? बायोलॉजिकल साइंस में इस दुनिया में जुड़े हुए, बायोलॉजी का मतलब क्या भाई? जीव, जिनके पास भी जान है, चाहे वो हमारे प्लांट्स हो, चाहे हमारे जो इंसेक्ट हो, चाहे हमारे जो है ना कुछ भी हो, अगर हम जो है ना किसी भी लिविंग
लिविंग बीइंग से जुड़ी हुई कोई भी स्टडी कर रहे हैं वो हमारे किस में आएगी भाई, वो हमारी बायोलॉजी में आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें जो है ह्यूमंस की स्टडी करना, पार्ट्स की स्टडी करना, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जूलॉजी, है ना, जूलॉजी, इसके साथ बॉटनी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये सारी के सारी किस में आते हैं, ये सारी की सारी बायोलॉजी में आते हैं। अब पूछा जाए आपसे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री बोला सर केमिकल से बनती है केमिस्ट्री। हाँ जी, केमिकल से बनती है क्या केमिस्ट्री? नहीं। केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज की कंपोजिशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई आंखों में क्या है, तो आंखें कैसे स्टडी हुई, मतलब आंखें कैसे बनी, किन किन प्रोटीन से मिलकर बनी, वो प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें पढ़ना, वो सारी चीजें स्टडी करना, ये किस में आता है भाई, केमिस्ट्री में। तो क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नेचर, ये सब कुछ हम नेचर, या फिर मैं बोलूं एटम्स, और आप बोल सकते हो केमिकल्स वगैरह की भी स्टडी करना, ये सब किस में आएगी, आप बोलोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, बोला सर फिर हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे नेचुरल लॉज को, मतलब जो भी नेचुरल फेनोमेना होता है, चाहे वो हमारा बिजली का गिरना हो, चाहे पानी का गिरना हो, चाहे लाइट का जलना हो, चाहे तारों का चमकना हो, ये सारी की सारी बातें किसमें हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी बातें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह चक्कर लगा रहे हैं, ऑल एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन फिजिक्स। ठीक है ना, ये बोर्ड पर ये किस तरह से लग जाता है, फोटोकॉपी कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। तो भाई फिजिक्स में क्या आएगा, ये अगर आपसे पूछे भाई फिजिक्स क्या है, तो क्या बोलोगे, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, Physics is that branch of science in which we deal with all the natural phenomena that occurs in this universe। इस यूनिवर्स में कोई भी नेचुरल फेनोमेना अगर हो रहा है, चाहे वो रात का होना हो, चाहे वो दिन का होना, चाहे वो सूरज का चमकना हो, चाहे वो तारों को चमकना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हवा का चलना क्यों ना हो, तो ये सारी की सारी बातें किस में आने वाली हैं, फिजिक्स में। तो फिजिक्स डील्स विद ऑल द नेचुरल फेनोमेनाज, ठीक है ना, मतलब नेचर में जो जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये सारी बातें हम कहां पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। चलिए भाई, इसके बाद आप जो है ना फर्स्ट क्लास से लेकर के, तो नहीं ऐसे बोलेंगे, फिफ्थ क्लास से लेकर के आप जो है अभी तक आते आते आप दो वर्ड्स को जरूर पढ़ रहे होंगे, दो वर्ड्स को आप जरूर जान रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉ। आप यहां पे लिखें लॉ वर्सेस थ्योरी, ठीक है ना, लॉ वर्सेस थ्योरी। लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इस सब्जेक्ट की खुशबू आए। मैंने कहा आपसे कि आप बचपन में मान के चलना, ऐसा हुआ नहीं है, मान के चलना कि एक बचपन में कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो गया 2005 में। 2005 में वो फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, पढ़ने के साथ साथ उसने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, वो फेल हो गया। तो इसका मतलब एक रूल बना कि पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं और एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आओगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। अब उसका मान लो रिजल्ट आया, तो मतलब 2005 में वो फेल हो गया। अब उसका रिजल्ट आया, उसके पापा ने पूछा, बोला क्यों फेल हो गया? देखा, अरे पापा जो है पेपर टफ आया था। बोले पापा तो पेपर बहुत टफ आया था, सब्जेक्ट भी टफ था और कॉपी भी बहुत बेकार चाहिए कोई, है ना। तो ये क्या हुआ, फेल हो गया। वो एक रूल है जो अब बदला नहीं जा सकता। सर कंपार्टमेंट का पेपर दे देंगे, लेकिन नहीं, एक बार तो फेल हो गए ना, तो फेल माना जाएगा। तो फेल हो गए क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं। तो पढ़ने लिखने के बाद आप फेल हो गए। ये क्या है? ये एक रूल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों फेल हो गए, तो आपको एक्सप्लेनेशन कि जैसे मान लो कि मैं ऐसे फेल हो गया, पेपर टफ आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी खराब हो गई, 10 हो गए थे, ठीक है ना। तो ये जो आपके एक्सप्लेनेशंस हैं, ये क्या है? ये थ्योरी है। तो उसका मतलब क्या कि अगर मैं आपसे 5 साल बाद मिलूं और मैं पूछूं आपसे कि 2005 का रिजल्ट क्या था, तो उसका मतलब क्या? मतलब पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, तो फेल हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन 5 साल बाद मांगूंगा, तो मैं 100% कहता हूं आपका बहाना कुछ और होगा।
आपके फ्रेंड आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन कुछ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो फेल हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये फेल होते हैं। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये हर जगह बदलता रहेगा। आज कुछ और बताओगे, 10 साल बाद कुछ और बताओगे, अपने बच्चों के सामने कुछ और बताओगे, अरे हमारे जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, अगरबत्ती की रोशनी से पढ़ते थे भाई हम तो, हमारी तो रोशनी आंखों की इसी चक्कर में खराब हो गई कि अगरबत्ती से पढ़ते थे हम तो, है ना। तो ये सारी बातों को समझने की कोशिश करो कि आप अगर फेल हो गए 2005 में और उसके बाद जो है ये रूल कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपके बहाने घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, 5 साल बाद कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और है, ये बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो रूल कभी तोड़ा ना जा सके वो लॉ होता है। क्या, जो रूल कभी तोड़ा ना जा सके उसको हम बोलते हैं लॉ। तो हम क्या बोलेंगे, रूल्स, और समझाते हैं, रूल्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, जिन रूल्स को कभी तोड़ा नहीं जा सकता उनको हम बोलते हैं लॉ, ठीक है ना, आर कॉल्ड लॉ, ठीक है। जबकि थ्योरी क्या है, थ्योरी उस लॉ का, वो लॉ क्यों हुआ, मतलब ये एक्टिविटी क्यों हुई या क्यों हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या बोलोगे, एक्सप्लेनेशन टू द इवेंट और लॉ। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई लॉ कभी बदलते नहीं है, तो क्या बोलोगे, लॉ नेवर चेंजेस, ठीक है ना। जबकि एक्सप्लेनेशन आपके बदलते रहते हैं। तो क्या बोलोगे, थ्योरी चेंजेस, या मैं बोलूं थ्योरी में चेंज। आपको एक्सप्लेनेशन बदल भी सकता है और हो सकता है आप किसी वैलिड रीजन के कारण फेल हुए हो तो जो है ना उसका रीजन बदलेगा भी नहीं। तो थ्योरी में और मे नॉट बी चेंज, बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। जबकि बात करें, मैंने कहा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो कि आपको सब्जेक्ट में भी काम आएगा। हमने कभी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ये एक नियम है जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन क्यों करते हैं, इसका जो रीजन है, मान लो आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले कुछ और रहा होगा, ठीक है ना। उसके पहले तो थ्योरी अलग थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन सबसे धीरे धीरे आते हो सकता है कि जो हमें अब जो रीजन मिल रहा हो वो एकदम परफेक्ट हो, उसके पहले 1-2 रीजन और आए हो वो परफेक्ट ना हो। तो थ्योरीज हमेशा बदलती रहती हैं। मैं ऐसे बोलूं कि भाई लॉ कभी बदलता नहीं है लेकिन थ्योरी बदलती रहती है। तो ये आपका हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, थ्योरी में मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऑल्दो हम इस चीज को बहुत आराम से डिटेल में और लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको इतनी बातें, बेसिक बातें जरूरी है याद रखना, ठीक है ना। इसको हटा दें। अब हम पढ़ेंगे भाई साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना। इसको हटाते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की, जो कि फॉलो किया जाता है किसी भी थ्योरी, किसी भी लॉ को देने से पहले, पब्लिश करने से पहले, है ना। लॉ जो कि कभी भी नया नहीं होता, वो ऑलरेडी इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में प्रेजेंट होता है, बस हम उससे अभी तक अनजान होते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। तो कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी जब हम देते हैं तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजों को बदल के ट्राई करते हैं। बदल के ट्राई करनी तो एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो कुछ भी स्टडी किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना हमारा सेकंड स्टेप होता है। पहला काम करो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। दूसरा काम समझो, ऑब्जर्वेशन। समझना किस बेसिस पर है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या आपने ऐसा किया तो वो कितना हुआ, क्वांटिटेटिव, और कैसे कैसे हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर उसको समझो, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है ना। इसके बाद तीसरा काम है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने वहां पे नोटिस किया, आप उसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार करेंगे। तभी तो बच्चे उस चीज को पढ़ेंगे कि ऐसा ऐसा करने से बार बार ऐसा ऐसा होगा। तो आपने मैथमेटिकल मॉडल एक तैयार किया, सजेस्ट किया। उस मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर कुछ प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर के काम हम कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कि भाई आप अपने मैथमेटिकल मॉडल को लेकर के कुछ नए फेनोमेना को प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो जरूर करें। इसके बाद जैसे मान लो हम जानते हैं कि थ्योरी ऑब्सोलीट हो जाती है, थ्योरी पुरानी हो जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस पुराने हो सकते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन पुराने हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन उनमें करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर थ्योरी मॉडिफिकेशन मांगती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन बदलता है उसके तो मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक मेथड है। इसके बाद बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये आप ऐसे बोल सकता हूं, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना बोलूं तो पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर पूरी फिजिक्स,
में एक चीज जो हमेशा फॉलो की जाती है, हमेशा फॉलो की जाती है और उसको करने की कोशिश होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, समझ रहे हो? ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनको लेकर के ये दुनिया भर के साइंटिस्ट दम से काम करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्या? यूनिफिकेशन। तो हम इसको बोलते हैं बेसिक क्वेस्ट ऑफ साइंस और फिजिक्स। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, है ना? बेसिक क्वेस्ट ऑफ साइंस इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इसका मतलब क्या है कि साइंस हमेशा दो चीजों पर पूरी ताकत लगा देता है कि वो हर चीज को यूनिफाइड कर पाए और रिड्यूस कर पाए। यूनिफिकेशन का मतलब क्या समझो। साइंस में, फिजिक्स में यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर इस दुनिया में होने वाले ज्यादा से ज्यादा फेनोमेनास को एक सिंगल लॉ से डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें, तो यही हमारे साइंस की तलाश है। साइंस का जो बेसिक पिलर है वो यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या? यूनिफिकेशन का कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फेनोमेनास को एक लॉ की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को ले लो, मान लो मैंने एक बॉल को फेंक के मारा, कहां? दीवार पे पड़ी, तो ये क्या? दीवार पड़ेगी, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल वापस आ गई। तो ये क्या? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये यहां पे फॉलो हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हम शिप में बात करते हैं। तो शिप जो है ना, पानी को, या फिर हम स्विमिंग करते हैं, जब हम पानी को पीछे पुश करते हैं तो पानी हमें आगे पुश करता है। ठीक है? हम जमीन की बात करते हैं, जब हम अपने पैर से जमीन को पीछे पुश करते हैं, तब जाकर के हम जो है धरती हमें आगे पुश करती है। तो हम चल क्यों पाते हैं? ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बॉल दीवार में मारी, लौट के आ गई, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन से जो है बता दिया। स्विमिंग कैसे कर पाते हैं? थर्ड लॉ ऑफ उससे बता दिया। हमने गोली चलाई, ठीक है ना, बुलेट गई आगे और हमारा कंधा गया, शोल्डर गया पीछे, ये भी हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बता दिया, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से बता दिया। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या? एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये एक सिंगल लॉ है, ठीक है ना, इसको हमने कितनी जगह लगा दिया। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या? यही है यूनिफिकेशन, कि हमने एक लॉ की हेल्प से कितने सारे जो है ना फेनोमेनास को डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आती है? इसी तरह से मैंने कहा कि भाई जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि दो प्लैनेट्स कभी भी अपनी डिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ने देते। मान लो अगर ये यहां पे अर्थ घूम रही है, ठीक है, यहां पे मान लो वीनस घूम रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी बदलते क्यों नहीं है, ये घूमते ही क्यों रहते हैं? तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। जिन दो बॉडीज के पास मास होता है, मैटर होता है, उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, हमेशा लगता है ना? जैसे मान लो कि इसके और मेरे बीच में भी लग रहा है, मेरे और सामने वाली दीवार के बीच में भी लग रहा है, आपके और आपसे 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए आपके दोस्त के बीच में भी लग रहा है, ठीक है ना? तो ये ग्रेविटेशन लॉ है। इस ग्रेविटेशन लॉ के कारण ये अर्थ वीनस को अट्रैक्ट करता है, वीनस अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? अर्थ नेपच्यून को दूर होने के बावजूद भी अट्रैक्ट करता है और नेपच्यून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे के सारे फोर्सेस जब एक दूसरे पर लग रहे होते हैं तो किसी को भी हिलने नहीं देते। बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो हमने क्या किया, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट के बीच में भी लग रहा है, हमारे बीच में भी लग रहा है ना? बहुत सारी जगह पे लग रहा है। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, यूनिफिकेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा फेनोमेनास को एक लॉ की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है? तो मैं क्या बोलूं, मैं इसको बोलता हूं मैक्सिमम फेनोमेना को, मैक्सिमम नेचुरल फेनोमेनास को सिंगल लॉ की हेल्प से, एक लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करने को, जरूरी नहीं कि एक हो भाई, दो से कर सकते हो, दो से कर दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें हो पाए अगर एक लॉ की हेल्प से, तो जो है तभी तो हम उसको बोलते हैं यूनिफाइड, यूनाइटेड नेशन। ठीक है ना? चलिए रिडक्शनिज्म की बात कर, रिडक्शनिज्म बना है रिड्यूस से, कहां से? रिड्यूस से, कम करना। रिडक्शनिज्म का मतलब है चीजों को कम करना, तोड़ के पढ़ना, है ना, खुशबू के साथ पढ़ना। जैसे मान लो कोई भी चीज है, रिडक्शनिज्म कहता है कि अगर आप एक छोटे से टॉपिक को अच्छा कर लें, अगर आप एक छोटे से टॉपिक को अच्छा कर लें, छोटे से टॉपिक को पकड़ लें, तो उस छोटे से टॉपिक की हेल्प से आप बड़ा सा फेनोमेना जो है ना, बड़ी सी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकें। जैसे मान लो मैंने कह दिया, मैं समझता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, आप समझते हो कि दो चीजों को अगर मैं रब करूंगा तो हीट निकलेगी, दो चीजों को अगर रब करूंगा, फ्रिक्शन करूंगा तो हीट निकलेगी।
अब आपने एक छोटी चीज पकड़ ली कि फ्रिक्शन होने से हीट निकलती है। बात समझ गए? मतलब फ्रिक्शन कब होगा, तो अब देखो अब आप क्या क्या बता सकते हो। अब आप कहीं भी जो है ना हीट निकल रही हो या फिर कोई भी चीज गर्म हो रही हो, मान लो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने कहा कि पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होने के पीछे क्या फेनोमेना हो सकता है? पानी गर्म होने के पीछे फेनोमेना ये होता है कि जब उसको हीट दी जाती है, तो हीट देने से, मैंने कहा पानी गर्म होने के पीछे फेनोमेना क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, तो ये रहा पानी, ये रहा पानी, आपने जो है इसको हीट दी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी दोगे तो एयर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रैंडम मोशन होगा, ऐसे हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे, तो क्या होगा भाई, इनके बीच में जो है कोलिजन होगा, टकराएंगे तो फिर यहां पे हीट निकलेगी तो फिर ये पानी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर फ्रिक्शन को समझ गए तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। बात समझ गए नहीं समझे? ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमने एटम की स्टडी कर ली, तो सिर्फ एक एटम की स्टडी कर लेने से, एक छोटे से एटम की स्टडी करने से हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं, हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म का मतलब यह है कि आप बड़े से चीज को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको तोड़ के पढ़ो, छोटी चीज की नॉलेज लो, उसको फिट करके देखो यहां पे, तो हमारा जो पूरा बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो पूरी सारी चीजें पढ़ने में बड़ी तकलीफ होगी ना, समझ रहे हो ना। तो ये रिडक्शनिज्म है। क्या है? रिडक्शनिज्म का मतलब है किसी भी चीज को रिड्यूस करके पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो छोटा सा टॉपिक पढ़ लो, एटम। हीट को समझना चाहते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हीट हो रही है, एटम को समझ लो, सारे काम बन जाएंगे। मैंने कहा आपसे कि ये लकड़ी है, क्या है? ये लकड़ी है, ठीक। मैंने यहां से इसको हीट दी, मैंने इसको यहां से हीट दी, ठीक है भाई, सॉरी, मैंने इसको यहां से हीट दी। अब हीट दी मैंने, हीट किसके पास पहुंची? हीट पहुंची लकड़ी के पास, लकड़ी के एटम्स के पास। एटम को क्या मिली? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे से हिलेंगे। अब एयर एक बैड कंडक्टर है, वुड एक पुअर कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की खासियत ये होती है, आप इस चीज को और पढ़ लेंगे, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन उसका वहीं के वहीं हिलता रहता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हिलते हैं। तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि जो है ना, उसमें फ्रिक्शन के कारण हीट इतनी निकलती है कि जो है वो वहीं पे आग लग जाती है। क्योंकि इंसुलेटर एक बैड कंडक्टर हीट का, तो हीट आगे बढ़ने नहीं देता, तो यहाँ पे आग लग जाती है। तो आग से जुड़ा हुआ कोई भी फेनोमेना अगर आपको पढ़ना है तो आप तो बस क्या पढ़ लो? कोलिजन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, एटम्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। बात समझ गए? तो रिडक्शनिज्म का मतलब है रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस करना। चलिए, इसके बाद एक और जरूरी बात जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फोर्सेस की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन हम उन फोर्सेस को हम केवल चार कैटेगरीज में डिवाइड करते थे विद द हेल्प ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन कहता है कि जो भी चीज है उस दुनिया में उसको छोटा कर देना, यूनिफाइड कर देना। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कई बार आपने ऐसे भी फोर्सेस देखे होंगे, बोला मैम ये धक्का मार रहा है, अरे मैंने नहीं मारा। अरे प्रेयर में लगने वाला धक्का, अरे ट्रेन में जाने वाला धक्का, अरे कुली के सिर पे लगने वाला धक्का, फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। बोला और कौन कौन से फोर्सेस हैं? अरे चौक से हमने इस बोर्ड पे लिख दिया, ये भी तो फोर्स है ना। अरे वो भी तो फोर्स है जो पेज के बीच में और जो है इंक के बीच में लगाया जा रहा है, वो जो हम जेरोक्स कराते हैं, है ना। अब ऐसे ही वो इंक का पार्टिकल चल रहा है, अरे मैम देखो पेज पे देखो इंक चिपका दी। और जो कुछ भी आप जाते हो फोटोकॉपी करवा के ले आते हो, कैसे कि इंक पार्टिकल के बीच में, कार्बन पाउडर पार्टिकल के बीच में और पेज के बीच में हम फोर्स लगाते हैं ताकि वो फोर्स चिपक जाते हैं। वो फोर्स कौन सा होता है? दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होते हैं सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है चार टाइप में डिवाइड कर दिया। केवल चार कैटेगरीज में इस दुनिया के सभी फोर्सेस को डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे जो कमजोर है, जो सबसे नाजुक है, वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। और जो सबसे ताकतवर है, जो बहुत बहुत ताकतवर है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है ना, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसमें क्या होता है, सारी बातें आपको समझाते हैं। देखो, मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, सुनना कहां कहां लगता है, तो भाई इस दुनिया की हर वो चीज जिसके पास मास है उनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चौक के बीच में और हमारे बीच में लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। मैंने आपको बताया कि भले ही आप जो है यहां बैठे हो, लेकिन आपसे 500 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बीच में भी लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स।
ऑल्दो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम होगी कि हम उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, कभी विश्वास करने में मुश्किल होती है ना। तो ये वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट ताकतवर होता तो वो लड़का जो दूर बैठा होता और आप जो यहां बैठे होते, आपने उसको नजरों से देखा, चलाओ ना नैनो से पांडरे, आपके पास आकर के चिपक जाता है। तो इसका मतलब क्या कि इतना ताकतवर वो है ही नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई? मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। जबकि बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है ना। जब भी फ्रिक्शन करते हैं तब कोई पार्टिकल चिपक जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। भाई मैं इस चौक से इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो चौक के पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल के साथ चिपक गए, दैट मींस चार्जेस का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का ट्रांसफर हो गया, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा सा और क्लियर करो। अरे आपने कई बार पेन से जो है ना, पेन को बालों से रब किया होगा पहले, और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर उठाए हुए होंगे, उठ जाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। उठाया नहीं उठाया? उठाया सर। आपने कई बार देखा होगा कि आपने जो है टीवी की स्क्रीन के पास से जा रहे हो और कई बार जो हाथों के जो रोम होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपने कई बार देखा होगा, एक्सपीरियंस किया नहीं किया? सर नहीं किया। तो आपने देखा होगा ना कई बार कि छोटी छोटी चीजों पर फोर्स लगा, अरे ये तो देखा है, बलून को घिसा जाता है बालों से और दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये किसके बीच में लगता है? तो ये चार्जेस के बीच में लगता है। ये चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, सारी चीजें हम जो है 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, तो बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा कि ये बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर कौन? बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। सबसे वीकेस्ट कौन? ग्रेविटेशन। और उसके बाद वीक कौन? बोला वीक न्यूक्लियर। तो मैं ऐसा बोलूंगा ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट है। उसके बाद कौन वीक है? बोला वीक न्यूक्लियर फोर्स। बताते हैं वीक क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे इससे स्ट्रॉन्ग कौन? बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बोला सर एक एग्जांपल दो कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से कौन ज्यादा ताकतवर है, कैसे पता पड़ेगा, हमने कैसे अंदाजा लगा दिया? तो भाई मैंने कहा आपसे, आपने बलून को बालों से रब किया और देखो ये दीवार पे चिपका दिया, पार्टी में कई बार किया होगा ना। चलिए भाई, तो देखो बलून के बीच में और दीवार के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब जो है धरती कह रही है कि आजा बेटा नीचे आजा, बलून से कह रही है, बोले नीचे फोर्स लगा रही है, लेकिन धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस बलून पर इसके दीवार के और उसके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है। अगर ज्यादा होता तो बलून नीचे गिर जाता, कम मतलब ज्यादा होता तो बलून नीचे गिर जाता, कम है तो क्या हुआ? ये दोनों चिपके रह गए। तो इसका मतलब क्या पता पड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको क्लियर हुआ, बिटवीन चार्जेस लगता है। चलिए इसके बाद बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस चीज को समझते होंगे। जैसे मान लो जो भी स्टूडेंट समझते हैं डिके, ठीक है। स्पेशली बात करें भाई बीटा डिके का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको बात करें कि भाई न्यूक्लियस में से खुद को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस, उसमें से कुछ पार्टिकल डिके होते रहते हैं, मतलब पार्टिकल निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, है ना। अगर आप अभी नहीं समझते तो आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो जो लोग समझते हैं वो जान लें कि भाई बीटा डिके के दौरान कुछ पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनो निकलते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल न्यूट्रिनो और जो है कुछ अदर पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। किसके बीच में? बीटा डिके के दौरान पार्टिकल्स निकलते हैं जैसे कि न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं भाई न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है ना, प्रोटॉन के बीच में, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। अच्छा बोला सर ऐसी बात है क्या? देखो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। बोला सर कैसे पता? देखो जब किसी भी चीज की जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाती है, आप वैसे जानते हो ना, देखो प्रोटॉन कैसे? पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये प्रोटॉन इतनी ताकत से चिपके होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर, जो करोड़ों रुपए के होते हैं, अरबों रुपए के प्लांट होते हैं, उनको जो है लगाना पड़ता है ना। इस न्यूक्लियस को तोड़ने से इतनी एनर्जी मिलती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो समझो कि ये कितना ताकतवर फोर्स है कि इसको तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी कि हम उसको झेल नहीं पाएंगे। समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है,
ठीक है, बोले ये किसके बीच में लगता है, तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ये जब न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने की एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये सिर्फ न्यूक्लियस में 10⁻⁻15 मीटर तक लग सकता है। मतलब इतना छोटा, 0.14 लगाओ और फिर लग दो 1.0000000 और 1 मीटर, इतना छोटी डिस्टेंस पे जो है ये फोर्स लगता है। अरे भाई इतनी छोटी, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा कि जब डिस्टेंस, जैसे तो डिस्टेंस दो चीजों के बीच में कम होती चली जाए तो ये फोर्स बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो क्या कि कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि किसी के हाथ के ऊपर तड़ाक से जाकर गेट लग जाए तो उसकी उंगलियां कुछ सेकंड के लिए चिपकी रह जाती हैं, मतलब हटाने की कोशिश करता है लेकिन चिपकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उंगलियों के बीच में डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि वो चिपक जाती है। तो सोचो ये तो उंगलियां थी, इतनी पास में जाकर के चिपकी भी नहीं, तो देखो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितनी कितनी कम डिस्टेंस है। तो भाई ये तो जो है ना, ये इतने तेज चिपक जाते हैं कि इनको छुटा नहीं पाता कोई। ठीक है ना? तो देखो आपसे कहा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसा है भाई? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बात भी आप यहां पे लिख लो, ये भी कैसा है? ये भी है शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है ना? इसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसे हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स। इनकी जो रेंज है इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जो है ना मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसको हटा दूं मैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा साफ दिखे, है ना, इसलिए हम यहां पे पढ़ लेते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना? स्कोप ऑफ फिजिक्स। भाई स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है कि भाई इसका स्कोप कितना है ना, इसकी रेंज कहां से कहां तक है। हम इसके अंदर, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखो समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम 3 टाइप से बताते हैं। एक होता है बेसिकली मैक्रोस्कोप, मतलब वो ब्रांचेस फिजिक्स की जिसमें हम बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ते हैं, जिनको हम आसानी से नोटिस कर पाते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे अर्थ की स्टडी करना, सन की स्टडी करना, अर्थ सन के अराउंड कैसे घूमती है इसकी स्टडी करना, ऑप्टिक्स की स्टडी करना, मतलब हम कैसे देखते हैं, रेनबो का कलर हमें कैसे दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना ग्रेविटेशन की स्टडी करना, इसके साथ साथ रोटेशन, ये पंखा कैसे घूमता है, ये हम अपनी जगह पे खड़े होकर कैसे घूम जाते हैं, इन सब की स्टडी करना, ये रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे। लाइट, ये लाइट कैसे जलती है, फ्रिक्शन कैसे होता है, ये सारा का सारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। भाई क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। आपसे कहा जाए क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या, तो बोलना कि भाई 1900 के पहले, 1900 एडी के पहले, मतलब जितनी भी डिस्कवरीज हुई वो सारी की सारी क्या थी? वो सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स में थी। वो ऐसी मैकेनिक्स थी, वो ऐसी चीजें थी जिनको हम कम से कम इमेजिन कर सकते थे, जिनको हम सोच सकते थे। लेकिन इसके बाद दौर आया 1900 का, इसके बाद का 1900 के बाद की जो स्टडीज हुई वो दिमाग के परे थी, दिमाग हिला देने वाली थी। एकदम उनको सोच पाना ही, इमेजिन कर पाना ही बहुत मुश्किल होता था, जिसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, जिसमें हम पढ़ते हैं फोटोन के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं क्वार्क के बारे में, भाई गोस्ट पार्टिकल, है ना, इतने सारे पार्टिकल। जैसे मान लो आप समझते हैं ना, कभी आप एक विज्ञान टीवी चैनल है उस पे जाकर के देखना, बहुत सारी आपको इसके बारे में चीजें पढ़ने को मिलेगी। सेमीकंडक्टर, भाई लैपटॉप कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, है ना, ये सुपर कंडक्टिविटी वगैरह बहुत सारी चीजें। मतलब माइक्रोस्कोपिक में हम इलेक्ट्रॉन और एटम की हेल्प से पूरे इस नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? कुछ छोटे छोटे पार्टिकल की हेल्प से हम इस नेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है ना? इसके बाद इन दोनों के बीच की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक। इसमें हम कुछ 100 एटम्स, है ना, कुछ 100 एटम क्या थाउजेंड्स एटम, इतने एटम्स की स्टडी करते हैं। मतलब इतना छोटा छोटा, मतलब ये है बहुत बड़ा बड़ा, ये है बहुत ज्यादा छोटा, और ये है कुछ 100 एटम या 1000 एटम की स्टडी करने जितनी ब्रांच। ठीक है, अगर बात करें फिजिक्स का स्कोप कहां से कहां तक है, मतलब कहां से कहां तक फिजिक्स अप्लाई की जा सकती है। भाई देखो अभी तक की बात करें तो ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना छोटा मास 10⁻³ kg से लेके 10⁻+55 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर के सन के इस यूनिवर्स के मास तक को हम जो है ना किस में बता सकते हैं? भाई फिजिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिजिक्स में सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद बात करें
कि भाई 10⁻⁻15 मीटर ये आपकी न्यूक्लियस का साइज, तो न्यूक्लियस के साइज से लेके यूनिवर्स के साइज तक हम स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है। बात करेंगे एक छोटा सा स्टेप जो कि है हमारे पास रिलेशन, ठीक है ना। अब मैं इसको किसी प्रॉपर हेडिंग के साथ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि भाई रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद वेरियस ब्रांचेस, भाई फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, तो फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेस के साथ बहुत सुंदर रिलेशन है। अगर मैं बात करूं रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, तो याद रखना मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स मतलब कोई भी आपने लॉ बनाया, कोई भी फेनोमेना बनाया, अगर आपको उसका मॉडल बनाना है तो मैथमेटिक्स स्केल पे बनाना पड़ेगा। प्रूव करना है तो मैथमेटिक्स से प्रूव करना पड़ेगा। भाई कितनी स्पीड से प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्या उसकी जो है ना एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता पड़ेगा। बात समझ में भाई। तो हम जो है इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। भाई रॉकेट आपने भेजा फिजिक्स, लेकिन किस स्पीड से जाएगा, कब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना, कितने टाइम में जाएगा, ये मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों मस्त हैं एक दूसरे के साथ। फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है। क्लियर है बात। नाउ इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी के साथ क्या है। तो जो भी डिवाइसेस बन रहे हैं वो सारे तो किसके हैं, फिजिक्स ने बनाए, ठीक है ना। लेकिन किसके लिए बनाए, बहुत सारे बायोलॉजी के लिए बनाए। भाई आप ईसीजी कराते हैं, ठीक है ना, हार्ट बीट चेक करते हैं, वो बायोलॉजी के काम आता है ना। लेकिन किसने बनाया, फिजिक्स ने, है। हम ऑपरेशन के लिए बहुत सारी मशीन्स का यूज करते हैं, वो बायोलॉजी में यूज होती है ना, लेकिन किसने बनाई, फिजिक्स ने। तो इस तरह से रिलेशन होता है भाई। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री का रिलेशन है। तो सारी ब्रांचेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। फिजिक्स का रिलेशन सबके साथ है। एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी को, आप इस दुनिया को फिजिक्स की नजरों से बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से प्यार से देख सकते हैं। आपका जिंदगी को जीने का तरीका और जो है सारी चीजों को तरीका देखने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप फिजिक्स को पढ़ पाए, तो अब आप इस दुनिया की, आप इस नेचर की सुपर नेचुरल पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक साइंटिस्ट ही बन जाएं, जरूरी नहीं है कि जो है ना हम एक बहुत ज्यादा मतलब एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर ही बन जाएं, केवल तब हम फिजिक्स को जान सकते हैं। अगर आप बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स पर विश्वास करते हैं तो आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, आप इस नेचर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, आप इस अल्लाह के, आप भगवान के, आप बाह्य गुरु के, आप जिनको भी मानते हैं आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ जाएं तो, है ना। That's all I wanted to say for this lecture. I just want that you comment in comment section और मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। What do you think about the खुशबू of this lecture? मैं चाहता हूं कि आपको हर लेक्चर की खुशबू आनी चाहिए। That's all my lord. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, दैट इज आवर सेकंड चैप्टर। चलिए तो मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक आपने कर दिया होगा, लेकिन अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करना ना भूलें। जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपके वीडियोस में, आपके लेक्चर्स में हम बिल्कुल डालते रहेंगे, ताकि एक मन लगा रहता है कि भाई चलो आज हमने वीडियो डाली, अपलोड की, आज जान लगाई, तो कम से कम हमारी जान दूसरे स्टूडेंट की जान जरूर बन जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।